क्योंकि आज क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, और हमारा मोटो क्या है मेरे भाई, लेट्स मेक लर्निंग फन। अगर मैं आपके लिए मशीन को फन बना सकता हूं ना मेरे भाई, तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप समझ रहे हो ना, मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आप इतना लोड लेके रखते हो, और अब आप ये कहने लगे हो कि सर मशीन पढ़ पढ़ के थक गए हैं, कितनी बार पढ़ाओगे। तो कोर सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों के लिए इतना खोल के रख दिया है ना कि कोर सब्जेक्ट में मेरे किसी स्टूडेंट को डर लगे ऐसा मैं मान नहीं सकता। कोर सब्जेक्ट तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया है, ठीक है। आप मंदरा क्या कह रही हैं, मदारा, आपके टेस्ट सीरीज का सिग्नल का टेस्ट दिखा रहा है कि एनालिसिस ऑफ टेस्ट 19 अक्टूबर को है, टेस्ट 24 को है, शायद शेड्यूल अलट पलट हुआ है। एक बार मदारा, एक बार विशाल सर से बात कर लेना, क्योंकि विशाल सर का टेस्ट है सिग्नल्स का, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। आई थिंक देयर माइट बी एन इशू और एनीथिंग, ये बात क्लियर है। और अभी मेरे भाई एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आने वाला, पहले बता दे रहा हूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइव, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड। वो डिटेल्ड बहुत होगा, रिकॉर्डेड रहेगा इन द सेम फॉर्मेट एज द पावर सिस्टम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर बाद में आप बोलो कि सर वी आर डिसअपॉइंटेड और ये वो, तो मैंने आपको पहले ही जब लॉन्च किया था, जब भी इन्फॉर्म किया था, इट इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड कोर्स। और अभी मैं इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे ओपैम्प पढ़ा रहा हूं लाइव, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे मैं ओपैम्प पढ़ा रहा हूं लाइव। तो अगर आपको ओपैम्प फुल डिटेल में कवर करना है, बहुत फन वे में कवर करना है, तो मेरे साथ इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे डेली रात 8:30 बजे आ सकते हो, ठीक है। और मेजरमेंट तो चल ही रहा है, EMMI तो मेरे भाई चल ही रहा है डेली, प्रमीत सर पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। अब आप ये मत बोलो कि ये सब्जेक्ट करा दो वो करा दो, अब तो सारे आ चुके हैं, अब कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जो इस चैनल पे होना, ठीक है। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इस चैनल पे होना, रिकॉर्डेड या लाइव, लेकिन सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई ये बता दो, आर यू रेडी, आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग रेडी हैं कि नहीं है इस सेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी मशीन, क्या आप लोग रेडी हैं या नहीं, आप लोग रेडी है या नहीं, ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी। रेडिंग, अमित तो रेडिंग है, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ, चलो सब लोग रेडी हैं, ठीक है, सब लोग रेडी हैं, स्टार्ट करते हैं। मनीष मेरे भाई नेटवर्क थ्योरी डेली चल रहा है शाम में, ठीक है, मंडे से फ्राइडे डेली नेटवर्क थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशंस की मैं बात करता हूं कि डीसी मशीन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो देखो डीसी जनरेटर के जो एप्लीकेशन है वो तो धीरे धीरे घट गए। क्यों घट गए? क्योंकि आ गया दुनिया में रेक्टिफायर, और जहां रेक्टिफायर आया उसने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो भी बहुत ही हाई एफिशिएंसी पे, बहुत हाई एफिशिएंसी पे। तो फिर डीसी जनरेटर की किसे जरूरत थी? डीसी जनरेटर की किसे जरूरत थी? जब डीसी बनने लगी एक रेक्टिफायर की मदद से, एक रेक्टिफायर की मदद से अगर डीसी मिलने लगा तो वी डोंट नीड डीसी जनरेटर। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। कोई भी मशीन अगर रोटेटिंग है, गोल गोल घूम रही है, तो उसमें मैंने बताया था फ्रिक्शन विंडेज लॉस आते हैं, और अगर फ्रिक्शन विंडेज लॉस आ रहे हैं तो मेरे भाई इससे बेहतर है रेक्टिफायर यूज करो, बहुत हाई एफिशिएंसी वाला होता है। अब डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर मेरे भाई अभी भी यूज होती है। इसीलिए क्या होता है ना, जब कभी गेट में सवाल आता है तो आप देखना ज्यादातर क्वेश्चन ऑलमोस्ट डीसी मशीन के 80% क्वेश्चन मोटर से बनते हैं, मोटर से बनते हैं, ना कि जनरेटर से। जनरेटर इज ऑब्सोलीट, मोटर इज स्टिल बीइंग यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन। कहां कहां देखो, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, प्रोसेस इंडस्ट्री ड्राइव, बैटरी ड्रिवन व्हीकल, मशीन टूल्स, अप्लायंसेस, ऑटोमेटिक कंट्रोल। जैसे देखो रेजर्स वगैरह होते हैं ना, जैसे ट्रिमर आता है, रेजर आता है, इन सब में भी डीसी मोटर लगी होती है। आज के टाइम में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कार्स चल पड़ी हैं, जैसे आपने देखा होगा टेस्ला मोटर, वो पूरी डीसी मशीन से चलती है, डीसी मोटर पे चलती है, बिकॉज इट वर्क्स विद अ बैटरी। इसके अलावा मेरे भाई मशीन के बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो डीसी से चलते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल का मतलब है डीसी मशीन्स को क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में लगा के उनकी स्पीड भी कंट्रोल की जा सकती है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, सब लोगों को क्लियर है ये बात? इतनी बातें मेरी क्लियर हो रही हैं सबको? चलो आगे चलते हैं।
अब फीचर्स की बात करते हैं, बेसिक चीजें किसी भी डीसी मशीन को लेके। डीसी मशीन कहलाती है डबली एक्साइटेड मशीन। वाई डबली एक्साइटेड? क्योंकि मेरे भाई इसके अंदर दो एक्साइटेशन है, एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग, ये दो वाइंडिंग होती हैं या दो एक्साइटेशन होती है इन केस ऑफ अ डीसी मशीन। तो डबली एक्साइटेड हो गई। डबली एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? जब कभी दो वाइंडिंग्स को अलग अलग एक्साइट किया जाए। अलग अलग एक्साइट का मतलब ये मत समझना कभी भी अलग अलग सोर्सेस का यूज कर रहे हैं, नहीं मेरे भाई। अलग अलग एक्साइटेड का मतलब एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस से लिंक नहीं है, दोनों वाइंडिंग को इंडिपेंडेंटली सप्लाई दी जा रही है। क्या होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर है तो सेकेंडरी को पावर मिलती है प्राइमरी से, तो वो है सिंगली एक्साइटेड। लेकिन अगर सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों को आप इंडिपेंडेंटली पावर दो, दैट इज डबली एक्साइटेड। ठीक है, अगर हम पावर देंगे तो डबली एक्साइटेड, एक से पावर दूसरे में जाएगी तो सिंगली एक्साइटेड। अब इसके अलावा मेरे भाई किसी भी रोटेटिंग मशीन के ना तीन हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेटर, रोटर और एयर गैप। स्टेटर वो जो कि स्टेशनरी पार्ट है, जो कि मूव नहीं करेगा मशीन का। रोटर क्या हुआ? रोटेटिंग पार्ट, वो स्टेटर के बीच में होता है। स्टेटर एक हॉलो सिलेंडर होता है बड़ा सा, बीच में आपका रोटर होता है और इन दोनों के बीच में होता है गैप। आप कहोगे सर गैप क्यों? अरे मेरे भाई अगर स्टेटर रोटर टच करेंगे तो ये घूमेगा कैसे, ये कैसे रगड़ेगा, समझ रहे हो ना? ऐसे रगड़ रगड़ के थोड़ी घूमेगा, फ्रीली घूमना है। फ्रीली घूमने के लिए उसके चारों तरफ क्या होनी चाहिए? एयर। उसके चारों तरफ अगर मेरे भाई एयर आ गई तो फिर ये आराम से अपना रोटेशन पूरा कर सकता है। अब बात ये आती है एयर गैप से आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो रिलक्टेंस तो बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है मेरे भाई। इसीलिए कोशिश करते हैं कि कम से कम एयर गैप रखा जाए, कम से कम एयर गैप रखा जाए ताकि रोटेशन स्मूथ हो पाए, एट द सेम टाइम रिलक्टेंस भी ज्यादा ना बढ़े। अब डीसी मशीन में क्या करते हैं, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जो कि मेन करंट कैरी करती है, यानी जो करंट लोड तक ले जाती है या जो करंट सोर्स तक लाती है, सोर्स से लाती है। सोर्स से जो वाइंडिंग करंट लाएगी या जो लोड को डिलीवर करेगी, दैट वाइंडिंग इज द आर्मेचर वाइंडिंग। वो रखी जाती है रोटर पे। और जो वाइंडिंग फ्लक्स बनाएगी, देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है एनर्जी कन्वर्जन के लिए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ये वाइंडिंग होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। ये वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग, इसे रखते हैं स्टेटर पे। अब आपसे कोई ये पूछ ले कभी कि भाई आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मशीन में रोटर पे क्यों रखी जाती है, आप कहोगे ड्यू टू कम्यूटेशन, क्योंकि हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है और वो हो सकता है सिर्फ रोटर से, तो आर्मेचर वाइंडिंग शुड बी केप्ट ऑन द रोटर। और कभी भी एसी मशीन से डीसी मशीन आना है तो एक रेक्टिफिकेशन का स्टेप आएगा और रेक्टिफिकेशन को यहां कह देते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन एक तरीके से मैकेनिकल रेक्टिफायर है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ रेक्टिफायर। ठीक है भाई। अब देखो कितनी तरह के डीसी जनरेटर होते हैं, दो तरह के डीसी जनरेटर होते हैं, एक कहलाता है हेट्रोपोलर, एक कहलाता है होमोपोलर। हेट्रोपोलर का मतलब होता है सक्सेसिव पोल्स अपोजिट पोलैरिटी के, नॉर्थ साउथ। और होमोपोलर का मतलब होता है सारे पोल एक ही पोलैरिटी के हैं। जब सभी पोल अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो मान लो यहां पे ईएमएफ बीएलवी के हिसाब से आया x, यहां बी उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया? यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही थी, यहां अंदर जाने लगी। ध्यान देना, कभी भी रोटेटिंग मशीन में ईएमएफ निकलता है तो दैट इज बीएलवी। तो अगर बी उल्टा हो गया, यहां बी बाहर आ रहा था, बी अंदर जाने लगा, तो ईएमएफ भी पलट जाएगा। ईएमएफ पलट जाएगा तो ईएमएफ मिलेगा एसी। यहां बी की डायरेक्शन सेम रहेगी, बी अगर नॉर्थ से बाहर आ रहा था तो अभी भी नॉर्थ से बाहर ही आएगा। अगर बी की डायरेक्शन सेम रह गई तो ईएमएफ मिलेगा डीसी। तो हेट्रोपोलर में मिलता है एसी, होमोपोलर में मिलता है डीसी। लेकिन क्या होता है ना हेट्रोपोलर के अंदर मेरे भाई, हेट्रोपोलर के अंदर ना कॉस्टिंग थोड़ी कम पड़ती है। आप कहोगे सर कॉस्टिंग क्यों कम पड़ती है? क्योंकि देखो ना ये एक ही मैग्नेट से बन सकता है, देखो ये एक ही मैग्नेट से भी बन सकता है, ऐसे। समझ आ रही है बात?
तो ये जो दो दो मैग्नेट आ रहे हैं ना, ठीक है, तो ये एक्चुअल में दो मैग्नेट है बस, ये चार मैग्नेट नहीं है। लेकिन यहां ना चार अलग अलग मैग्नेट यूज करने पड़ेंगे। जब चार अलग अलग मैग्नेट लगाओगे मेरे भाई तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, ऑब्वियसली यहां पे कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। तो यहां पे लेकिन आउटपुट डायरेक्टली मिलता है डीसी और यहां मिलता है एसी। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो एसी आउटपुट मिल रहा है इसे रेक्टिफाई करके डीसी बना लेते हैं, इसे रेक्टिफाई करके डीसी बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। तो ये आउटपुट को किस में भेजा जाता है, कम्यूटेटर के अंदर, और क्या मिल जाता है, डीसी। अब आप कहोगे सर इसको यूज करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहां पे डायरेक्टली डीसी मिल रहा है। मेरे भाई इसकी कॉस्टिंग कम्यूटेटर लगा के भी इससे कम आती है। इसकी जो कॉस्टिंग है आपकी हेट्रोपोलर की विद कम्यूटेटर होमोपोलर से कम आती है, इसीलिए प्रैक्टिकली कौन सा यूज किया जाता है, हेट्रोपोलर। दिस वन इज प्रैक्टिकली यूज्ड। मजा आ रहा है मेरे भाई ग्राफिक्स का? ये बताओ अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन? काफी मेहनत करके बनाता हूं मैं लेक्चर से पहले आपके लिए एक एक प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो अब बात आती है एसी जनरेटर वर्सेस डीसी जनरेटर, कि एसी और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों वर्क करते हैं, कैसा दोनों का आउटपुट आता है। चलो देखा जाए। ये देखो मैंने नीचे जो फिगर दिखाया, दिस इज अ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का बेसिक सा प्रिंसिपल क्या है, ये दो मैग्नेट रखे हैं, इसके बीच में आप ये कॉइल को रोटेट करो, कॉइल को रोटेट करो। ये जो कॉइल के टर्मिनल्स हैं ये जाके जुड़ते हैं स्लिप रिंग से, ये दोनों कहलाती हैं स्लिप रिंग, स्लिप रिंग से जुड़ते हैं। अब देखो जैसे कंडक्टर नॉर्थ पोल में है तो उसमें आएगा आउटपुट मान लो पॉजिटिव, अब ये घूम के जब साउथ में गया तो आउटपुट आ गया नेगेटिव। तो वोल्टेज कैसी मिल गई, एसी। वोल्टेज कैसी मिल गई, एसी। तो एसी जनरेटर में एसी आउटपुट कैसे आता है, ध्यान देना। ये वाला जो कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर देखो, ये परमानेंट इस वाली रिंग से जुड़ा हुआ है, ये परमानेंट इस वाली रिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब इस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज रिवर्स होगी तो इस रिंग की वोल्टेज रिवर्स होगी, इस ब्रश की वोल्टेज रिवर्स होगी। तो एसी जनरेटर में क्या होता है, कोई भी एक जो ब्रश होता है वो किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर से सारा टाइम जुड़ा रहता है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर से सारा टाइम जुड़ा रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं है। तो कंडक्टर में अगर ईएमएफ रिवर्स होगा तो ब्रश का वोल्टेज भी रिवर्स होगा, इसीलिए आउटपुट पे क्या मिल जाता है, एसी। अब जितेंद्र मेरा भाई पूछ रहा है कि सर ये ब्रश स्लिप रिंग का काम क्या है। जितेंद्र मेरे भाई एक चीज सोचो, अब तुमने आरे घर में मान लो एक जनरेटर लगा दिया, अब जनरेटर की वाइंडिंग घूम रही है, उससे तुम्हारे घर में जो करंट आएगा तो क्या घर को जोड़ के घर को भी गोल गोल घुमाओगे, घर को भी गोल गोल घुमाओगे क्या, बताओ? नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते। क्या होता है, जो भी टर्मिनल रोटेटिंग है उन्हें स्टेशनरी बनाना जरूरी है, क्योंकि जब हम बाहर कनेक्शन लेंगे तो वो टर्मिनल स्टेशनरी रहने जरूरी हैं। तो बाहर कनेक्शन लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, रिंग का, कि जब ये टर्मिनल घूमेगा तो रिंग भी साथ साथ घूमेगी, रिंग आपकी गोल गोल घूमने लगेगी, लेकिन इस पे लगा हुआ ब्रश वो स्टेशनरी रहेगा, ठीक है, वो स्टेशनरी रहने वाला है। जैसे मान लो ये टर्मिनल है, ये गोल गोल घूम रहा है, अब यहां पे एक ब्रश रखा है, वो स्टेशनरी है, ब्रश स्टेशनरी है, भले ये गोल गोल घूमे जा रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये काम होता है आपकी स्लिप रिंग का, ये काम होता है आपकी स्लिप रिंग का। तो एसी जनरेटर में आउटपुट एसी क्यों आता है मेरे भाई? आउटपुट एसी इसलिए आता है क्योंकि एक ब्रश एक कंडक्टर से कनेक्टेड रहता है, और जब जब कंडक्टर में रिवर्सल आता है तो आउटपुट वोल्टेज में भी रिवर्सल आता है। दैट इज योर एसी जनरेटर। सिंपल सा फंडा याद रखो, मशीन में बनता है मोशनल ईएमएफ, BLV, BLV। तो इफ B reverses, EMF reverses, ठीक है। चलो अब आते हैं डीसी जनरेटर पे। देखो डीसी जनरेटर दिख रहा है बढ़िया तरीके से। यहां पे ये ध्यान देना, ये जो रिंग मैंने लगाई है, पहली बात तो दो रिंग की जगह एक ही रिंग है, और ये रिंग बीच में से टूटी हुई है।
ये रिंग बीच में से आपकी टूटी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट रिंग। क्या कहते हैं? स्प्लिट रिंग। ठीक है, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग क्योंकि ये रिंग स्प्लिट है दो हिस्सों के अंदर। अब क्या होता है देखना, अब क्या होता है, ये जो ब्लू वाला कंडक्टर है अभी ये राइट वाले ब्रश से जुड़ा है, मान लो B2 से जुड़ा है। ये जो ब्लू वाला कंडक्टर है ये B2 से जुड़ा है। जब ये घूम के जाएगा नॉर्थ में तब ये रिंग भी घूमेगी और ये ब्लू वाला कंडक्टर आ जाएगा B1 पे। यानी एक कंडक्टर एक ब्रश से परमानेंटली जुड़ा नहीं रहेगा, यानी एक कंडक्टर अपना ब्रश बदलता रहेगा। ध्यान से समझना, मान लो इसके अंदर करंट आ रहा है ऐसे, इसके अंदर जा रहा है ऐसे। एक एग्जांपल ले लो, इसके अंदर आ रहा है बाहर और इसमें जा रहा है अंदर, इधर आ रहा है बाहर, इधर जा रहा है अंदर। अब जब ये पलट के लेफ्ट में आ गया तो इसका करंट रिवर्स हो जाएगा, बाहर आएगा। तो ब्रश B1 पे अगर देखोगे मेरे भाई, तो ब्रश B1 पे तो बाहर ही आया ना, पहले रेड वाले से भी बाहर आया और बाद में जब ये ब्लू वाला इधर घूम के आया इसका करंट रिवर्स हुआ तब भी बाहर आया। तो ब्रश पे जो करंट आएगा, ये ब्रश पे जो वोल्टेज आएगी, दैट विल ऑलवेज हैव द सेम पोलैरिटी। समझ गए? जैसे ही कंडक्टर का करंट रिवर्स हुआ उसने अपना ब्रश भी रिवर्स कर दिया। यानी ब्रश के नजरिए से देखें तो उसके साथ हमेशा सेम पोलैरिटी वाला कंडक्टर जुड़ा है, भले ही वो रेड हो या ब्लू हो, B1 को करंट बाहर मिलेगा, ऐसा हमने मशीन को सेटअप कर दिया है। बात समझ में आ रही है? B1 कह रहा है भैया मुझे करंट बाहर देते रहो, चाहे रेड दो चाहे ब्लू दो, मुझे बाहर ही चाहिए। तो यहां आउटपुट कैसा आता है? DC। इसी स्प्लिटरिंग को कहते हैं कम्यूटेटर, इसी स्प्लिटरिंग को कहते हैं कम्यूटेटर। यानी DC और AC जनरेटर में क्या फर्क आया? वहां आपने यूज किया स्लिप रिंग्स का, वहां आपने यूज किया स्लिप रिंग्स का, और यहां आपने यूज किया स्प्लिट रिंग का या कम्यूटेटर का। तो यहां आपने कम्यूटेटर लगा के ये बताया कि आउटपुट पे करंट हमेशा सेम आता है। ठीक है? If the DC applied to a coil gets shorted, we know that. But the field of DC machine excited with DC, why the coil working properly? मेरे भाई तुम्हारा क्वेश्चन तुम ही समझ पाओगे, तुम्हारा क्वेश्चन तुम ही समझ पाओगे, मेरी तो समझ से बाहर आज चला गया। ठीक है कि ये DC की कॉइल शॉर्टेड है, DC से एक्साइटेड है, DC वर्किंग प्रॉपरली। ऐसे तो मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मुझे भी तुम्हारे एंड से चाहिए। अब देखो मेरे भाई, एक बात यहां गौर करने वाली है। क्या बात पे ध्यान देना चाहिए कि जब ये ब्लू वाला नॉर्थ पोल में गया, जब ये ब्लू वाला नॉर्थ पोल में गया मेरे भाई, तो इसका करंट पलटा, यानी कंडक्टर का करंट, यानी कंडक्टर का करंट AC ही होता है, कंडक्टर का करंट AC ही होता है। यानी मशीन के अंदर बनता तो सिर्फ AC है। अब मेरे भाई ये तुम्हारे हाथ में है, बाहर तुम्हें DC चाहिए या बाहर तुम्हें AC चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? बाहर अगर AC चाहिए तो डायरेक्टली निकाल लेना, और बाहर अगर DC चाहिए तो क्या लगा देना बीच में? कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग। ठीक है, चलो अब बात यह आती है जो आउटपुट आया है ना, इसकी रिपल कैसे कम करें? क्योंकि आइडियली मुझे तो परफेक्ट DC चाहिए, ऐसा फ्लैट DC चाहिए। ये फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग DC मुझे नहीं चाहिए। तो ये रिपल कैसे घटाई जाए? रिपल कैसे घटाई जाए? सबसे पहला तरीका होता है कि एक से ज्यादा कॉइल्स को सीरीज और पैरेलल में लगाया जाए। ठीक है, एक से ज्यादा कॉइल को सीरीज और पैरेलल में लगाया जाए, जिससे रिपल कम हो जाती है। दूसरा मेथड ये होता है जो फ्लक्स डेंसिटी है वो साइनोसॉइडल की जगह फ्लैट टॉप्ड बने। क्या होता है ना, देखो जैसे पोल्स बने हुए हैं, पोल्स बने हुए हैं ना, यहाँ चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है। तो उसका वेरिएशन साइनोसॉइडल की जगह फ्लैट टॉप्ड अगर आ जाए, उसका वेरिएशन अगर फ्लैट टॉप्ड आ जाए तो हमारी मशीन में आउटपुट भी कैसा आएगा? बेहतर आएगा। समझ रहे हो? तो दो चीजें हैं, मेकिंग फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट टॉप्ड और नंबर ऑफ कॉइल्स इन सीरीज और पैरेलल। ठीक है, सीरीज और पैरेलल। जयदीप मेरे भाई, AC में अगर ध्यान दोगे, एक कंडक्टर एक ही रिंग से कनेक्टेड है ना, ये रिंग पूरी घूम रही है। यहां दो रिंग्स थी, यहां एक ही रिंग है। ये ब्लू वाला इसी से कनेक्टेड है C1 से। अब C1 घूम के दूसरे ब्रश पे आ जाएगा,
C2 घूम के दूसरे ब्रश पे आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, एक ही स्लिप रिंग एक ही ब्रश से जुड़ी रहेगी, दूसरी स्लिप रिंग दूसरे ब्रश से जुड़ी रहेगी। समझ रहे हो, यहां ब्रश नहीं चेंज कर रही है ना रिंग, लेकिन यहां देखो रिंग का हिस्सा ब्रश चेंज कर जा रहा है, यहां रिंग का हिस्सा ब्रश चेंज कर जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना कि कैसे आप रिवर्स करते हो, कैसे आप रिड्यूस करते हो रिपल को, कैसे करते हो, बाय मेकिंग फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट टॉप एंड बाय कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ कॉइल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, अब क्या होता है, जो कम्यूटेटर होता है, ये जो कम्यूटेटर होता है मेरे भाई, इसमें ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना ऐसा, इस गैप में इंसुलेशन होती है। और कौन सी इंसुलेशन होती है, माइका। माइका कितनी थिकनेस की लेते हैं, 6 से 8 मिलीमीटर, 6 to 8 mm की माइका बीच में भरी जाती है, 6 to 8 mm की माइका भरी जाती है बीच में। और वो क्या करती है, इंसुलेशन देती है, क्योंकि ये दोनों रिंग अलग अलग रहनी चाहिए, ये दोनों शॉर्ट ना हो जाएं। शॉर्ट हो गई तो क्या होगा, ये पूरी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन ये था कि सर कैसे मल्टीपल कॉइल से रिपल कम होता है। देखो पहले, अगर ये बी का वेव फॉर्म है, अगर ये बी वर्सेस थीटा का ग्राफ है, तो एक बात याद रखना, बी का वेरिएशन जैसा होता है वैसा ही वेरिएशन आता है ई में। क्यों, क्योंकि ईएमएफ होता है बीएलवी। तो जो चीजें बेटा आपको बी में दिखेंगी वही चीजें आपको ईएमएफ में भी दिखेंगी, वही चीजें आपको ईएमएफ में भी दिखेंगी। तो यानी कि अगर बी का ग्राफ ट्रेपेजॉइडल है, फ्लैट टॉप्ड है, तो ईएमएफ का ग्राफ भी फ्लैट टॉप्ड होगा। लेकिन बाहर तो रेक्टिफाई होके आता है, बाहर तो रेक्टिफाई होके आता है बेटा, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा और इसका रिपल ऑब्वियसली इससे तो कम है, इससे बेटर ग्राफ आ रहा है, ये वाला इससे बेटर ग्राफ आ रहा है। अब अगर आपने 2 कॉइल ले ली एक कॉइल की जगह, ये एक ही कॉइल है ए और ए डैश, ऐसे ऐसे एक ही कॉइल है, इसकी जगह अगर 2 कॉइल ले ली, इसकी जगह बेटा अगर आपने 2 कॉइल ले लिया, एक ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया, 2 कॉइल ले ली, तो दोनों कॉइल जब आपस में 90 डिग्री पे रखी हैं तो इनके ईएमएफ में भी 90 का शिफ्ट आएगा, ईएमएफ में भी 90 का शिफ्ट आएगा। तो देखो एक का ईएमएफ अगर ऐसे जा रहा है, एक का मैं रेड से दिखा रहा हूं, दूसरे का ग्रीन वाला हो जाएगा। एक का अगर रेड है तो दूसरे का ग्रीन वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें कितना शिफ्ट आ गया, इसमें आ गया 90 का शिफ्ट। एक सेकंड रुकना, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ग्राफ में। देखो ऐसा है, एक में अगर रेड वाला है तो दूसरे में ग्रीन वाला है, दोनों 90 डिग्री शिफ्टेड है क्योंकि कॉइल 90 डिग्री शिफ्टेड है। अब बाहर आता है रेक्टिफाई होके, बाहर आता है रेक्टिफाई होके, तो देखो एक ईएमएफ ऐसा आ जाता है अपना, थोड़ा सा मैं इसको सही से बना देता हूं। देखो एक ईएमएफ ऐसा आ जाएगा और दूसरा ईएमएफ ना कैसे आ जाएगा, कुछ ऐसे दिख रहा है, ये पर्पल वाला। और अगर ये दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है, अगर ये दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है मेरे भाई, तो इन दोनों की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद आउटपुट कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो कम रिपल वाला आ गया ना, आउटपुट कम हो गया रिपल। अब समझ आई बात, कैसे मल्टीपल कॉइल्स को सीरीज में लगा के, मल्टीपल कॉइल्स को कैसे सीरीज में लगा के हम लोग रिपल को कम कर सकते हैं, रिपल को कम कर सकते हैं। अच्छा, बाला का ये डाउट है कि अगर डीसी लगाते हैं किसी कॉइल पे तो ट्रांसफॉर्मर कैसे प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, जल जाता है, लेकिन डीसी मशीन प्रॉपरली काम कर जाती है। मेरे भाई यहां पे एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का। अगर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई है तो वो झेल जाएगी क्योंकि करंट बहुत कम होगा, लेकिन अगर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो डीसी लगाने से बहुत हाई करंट आ जाएगा जिससे वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। ठीक है, चलो अब आते हैं डीसी मोटर पे। जनरेटर की वर्किंग तो हमें क्लियर हो गई। तो हमने क्या पढ़ा
कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगता है, एसी जनरेटर में लगती है स्लिप रिंग। कम्यूटेटर लगने से बन जाता है एसी से डीसी, लेकिन स्लिप रिंग से आउटपुट मिल जाता है एसी। और इसके अलावा हमने ये देखा, अगर रिपल कम करना है डीसी जनरेटर का, तो या तो मल्टीपल कॉइल्स को सीरीज में जोड़ा जाए या फिर फ्लक्स डेंसिटी को बनाया जाए फ्लैट टॉप। देखो यहां मैं बहुत चीजें डेराइव नहीं करा रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देख लेना अगर और डिटेल में पढ़ना है कि कैसे बी का वेवफॉर्म और ईएमएफ का वेवफॉर्म सेम आता है। ये वाला आप एक बार जरूर देख सकते हो, ईएमएफ और फ्लक्स डेंसिटी का वेवफॉर्म सेम क्यों आता है। अब सबसे पहले मेरे भाई मुझे बताओ, यहां तक सबको क्लियर है या नहीं? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं? जल्दी से बता दो। आर यू गाइज एंजॉइंग और नॉट? आर यू गाइज एंजॉइंग और नॉट? टेल मी एवरीबडी, टेल मी एवरीबडी, आर यू गाइज एंजॉइंग और नॉट? जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई, कैसा लग रहा है, कैसा फील आ रहा है? क्योंकि काफी काम किया है मेरे भाई मैंने इस पीपीटी पे, काफी ज्यादा काम किया है, और सिर्फ किस लिए कि मशीन एक बार पढ़ा चुका हूं, अब उससे एक लेवल ऊपर लेके जाना है। ठीक है, चलो अब देखो डीसी मोटर के अंदर क्या होता है। अगर डीसी मोटर के अंदर आपने स्लिप रिंग लगा दी, ध्यान से सुनना, स्लिप रिंग लगा दी, तो आपका वाइंडिंग का जो करंट है ना वो फिक्स कर दिया आपने। क्यों? देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले ब्रश से कनेक्टेड है, तो ए बी में करंट ऊपर ही जाएगा और सी डी में करंट नीचे ही आएगा। ए बी में करंट ऊपर ही जाएगा, सी डी में करंट नीचे ही आएगा। अब जब ये कॉइल पलट गई तब भी ए बी में करंट ऊपर ही जाएगा, ए बी में करंट ऊपर ही जाएगा और सी डी में करंट नीचे ही आएगा। ए बी में करंट ऊपर ही जाएगा, सी डी में करंट नीचे ही आएगा, लेकिन ए बी का पोल तो बदल गया। क्यों भाई? ए बी का पोल तो बदल गया। ए बी पहले नॉर्थ पोल में था, अब ए बी साउथ पोल में है, तो पोल हैज चेंज्ड, द पोल हैज चेंज्ड। तो मेरे भाई आपको पता है कि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड बदल गया लेकिन करंट सेम रह गया तो फोर्स पलट जाएगा। फोर्स अगर पलट गया तो टॉर्क पलट जाएगा। टॉर्क अगर पलट गया मेरे भाई तो ये कॉइल कैसे आएगी? ऐसे मछली की तरह झटपटाती रहेगी, बिना पानी के, जैसे मछली होती है ना ऐसे। यानी कि इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। ये घूम नहीं पाएगी, क्योंकि जब जब मैग्नेटिक फील्ड पलटेगी इसका फोर्स पलटेगा, इसका टॉर्क पलटेगा, तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही ऑसिलेट करेगी। लेकिन अगर आपने कम्यूटेटर लगा दिया तो क्या होगा? देखो अब यहां B1 से जुड़ा था C1 और B2 से जुड़ा था C2, तो यहां से करंट ऊपर गया, CD में नीचे आया। अब जब ये कम्यूटेटर घूम गया तो ब्रश तो वहीं रहे, लेकिन C2 C1 एक्सचेंज हो गए, C2 C1 एक्सचेंज हो गए, तो अब CD में ऊपर जा रहा है करंट और AB में नीचे आ रहा है। यानी कि अब देखो पहले AB का करंट ऊपर ही था, अब AB का करंट नीचे आ गया। यानी जैसे ही AB ने पोल बदला तो AB का करंट भी बदला। अगर पोल और करंट एक साथ बदले यानी I और B दोनों बदल गए तो मेरे भाई फोर्स भी तो बदल जाएगा, सॉरी फोर्स सेम रहेगा। अगर I और B दोनों नेगेटिव हो जाएं, मान लो यहां भी माइनस साइन आ जाए और यहां भी माइनस साइन आ जाए, तो ओवरऑल क्या बन गया? प्लस, यानी फोर्स सेम डायरेक्शन में आएगा। तो ये लगातार घूमेगी ऐसे गोल 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 गोल, ये लगातार घूमेगी। तो यानी अगर डीसी मोटर को घुमाना है या डीसी सप्लाई से एक मोटर चलानी है मेरे भाई, तो आपको कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग का यूज करना पड़ेगा। अब देखो आपकी बैटरी ने तो डीसी करंट दिया, लेकिन AB में करंट पहले अपवर्ड्स था, अब डाउनवर्ड्स है। AB में पहले करंट अपवर्ड्स था, अब AB का करंट डाउनवर्ड्स है। यानी AB का करंट कैसा बना? AC। तो मैं ये कह सकता हूं मोटर के अंदर कम्यूटेटर कन्वर्ट कर देता है DC को AC में। इट कन्वर्ट्स फ्रॉम DC टू AC, क्योंकि कंडक्टर का करंट रिवर्स हो गया, भले ही बैटरी का करंट सेम डायरेक्शन में था, भले ही बैटरी का करंट सेम डायरेक्शन में था। ये चमका, जल्दी मुझे कंफर्म करो चैट के अंदर मेरे भाई, ये चमका के नहीं चमका? ये सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि स्लिप रिंग से करंट कभी रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन कम्यूटेटर से मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट भी रिवर्स होता है, जिससे कि फोर्स हमेशा सेम आता है। जल्दी बताओ मेरे भाई, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सभी लोगों को? ये चमक गया स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग का कॉन्सेप्ट। देखो मैंने दो चीजें बता दी
जनरेटर में जब मैंने स्लिप रिंग लगाई थी तो वहां आउटपुट एसी मिल गया था, तो कम्यूटेटर ने क्या किया था, एसी को डीसी में कन्वर्ट, और मोटर में क्या किया, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग ने डीसी को एसी में कन्वर्ट, जिससे टॉर्क बन गया सेम डायरेक्शन में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। मैंने आपको बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल समझा दिया है एसी और डीसी मशीन का। ठीक है, एसी और डीसी मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल समझा दिया है। नाउ लेट्स गो टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। देखो आप लोग बोल रहे थे ना विजुअलाइज कराने के लिए, बहुत बढ़िया इमेज लगाया हूं। यहां पे देखो ये बाहर पूरा स्टेटर है, ये बाहर पूरा स्टेटर है। आपको ना यहां नजर नहीं आ रही होंगी, थोड़ा डार्क कलर में है कॉइल। देखो ये फील्ड कॉइल्स है, यहां पे ऐसे बंधी हुई है। ठीक है, मैं येलो से कर दे रहा हूं, तो यहां पे ना देखो ये ऐसे ना फील्ड वाइंडिंग लगी है, ये ऐसे फील्ड वाइंडिंग लगी है। ये बाहर रख दिया है इसका पूरा रोटर, ये रोटर अंदर हुआ करता है, इसको पूरा बाहर निकाल लाया हूं। ये जो इसमें सिल्वर वाला पार्ट है, ग्रे वाला पार्ट है, ये है आर्मेचर का कोर, आर्मेचर का कोर। और इस पे ना देखो ये वाला जो पार्ट है, ये है आर्मेचर की वाइंडिंग, ये है आपकी आर्मेचर की वाइंडिंग। ठीक है, यहां पे लगा है कम्यूटेटर। अभी कम्यूटेटर ना बहुत बढ़िया से विजुअलाइज कराऊंगा। यहां पे लगा है कम्यूटेटर, ये लगे हैं आपके ब्रशेस, और ब्रशेस से निकाल लिए हैं टर्मिनल। तो ऐसा दिखता है एक्चुअल में डीसी मशीन। समझ आया कैसा दिखता है एक डीसी मशीन? तो अब मैं आपको कराने वाला हूं इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। काफी हाई स्पीड जाएंगे, लेकिन काफी चीजें सीखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं जब आपको मशीन का क्रैश कोर्स करा रहा हूं, तो मैं विद थ्योरी आपको पूरा कवर करके दे रहा हूं। यानी ये कोर्स एक तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्स है। अभी तक हम ऑलमोस्ट 45 आवर्स का मशीन कवर कर चुके हैं विद इन 9 आवर्स। 9 आवर्स के अंदर हम 45 आवर्स का मशीन कवर कर चुके हैं। चलो अब सबसे पहले बात आती है योक की। योक क्या होता है ना, ये देखो ये जो मशीन का ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इसे कहते हैं योक। योक क्या करता है, पूरी मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसके बिना डीसी मशीन टिकेगी कैसे? बाहर वाला पार्ट जो होता है दैट इज योर कोर। ठीक है, योक होता है योक। अब योक क्या होता है, योक के अंदर कास्ट आयरन से बनता है छोटी मशीन्स के अंदर। ठीक है, छोटी मशीन्स के अंदर कास्ट आयरन से बनता है, और बड़ी मशीन के अंदर कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील से बनता है। क्योंकि देखो छोटी मशीन के अंदर सस्ता मटेरियल लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी मशीन के अंदर एफिशिएंसी, कोर लॉसेस, ये सारी टर्म बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, तो वहां सस्ता मटेरियल यूज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी यूज द कास्ट स्टील और द रोल्ड स्टील। अब देखो फ्लक्स कैसे बनता है। अगर दो ही पोल्स एक्साइट करोगे तो ये फाई फ्लक्स है, फाई को बोलते हैं फ्लक्स पर पोल, फाई को बोलते हैं फ्लक्स पर पोल मेरे भाई। ठीक है, याद रखना आगे के लिए, एक पोल से निकलता हुआ फ्लक्स होता है फाई, फाई। तो ये जो दो लाइनें हैं ना, ये फाई को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये यहां जाके आधे आधे में डिवाइड हो जा रही हैं। ठीक है, आधे आधे में मेरे भाई डिवाइड हो जा रही हैं, यानी योक के अंदर जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज 5/2, 5/2। अच्छा सर, फिर तो 4 में 5/4 होना चाहिए। फिर तो 4 में 5/4 देखें, देखो एक पोल से दो लाइनें निकली, ये दोनों लाइनें मिला के 5 थी, तो इधर गया 5/2, इधर भी गया 5/2। ठीक है, तो अब ये साउथ वाली ये लाइन जो है ये 5/2 की है, ये वाली लाइन भी 5/2 की है, यानी योक में से हमेशा फ्लक्स 5/2 ही आता है। योक में से हमेशा फ्लक्स 5/2 ही आता है, चाहे आप 4 पोल यूज कर लो, चाहे आप 2 पोल यूज कर लो, it will always be 5/2, it will always be 5/2। लेकिन योक पे आपकी क्या होती है ना, योक पे आपकी डीसी वाइंडिंग होती है, योक पे आपकी डीसी वाइंडिंग होती है। तो अगर योक पे डीसी वाइंडिंग है तो वो लैमिनेट नहीं किया जाता, क्योंकि एडी करंट का चक्कर ही नहीं पड़ेगा डीसी में। डीसी में किस बात के एडी करंट, तो योक इज नॉट लैमिनेटेड। लेकिन मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, it carries half of the main field flux, it carries half of the main field flux। अब फील्ड मैग्नेट की बात करते हैं। फील्ड मैग्नेट वो है जिसपे फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग प्लस उसका कोर प्लस उसका शू सब मिला के कहलाता है फील्ड मैग्नेट।
तो फील्ड मैग्नेट का क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है मशीन के अंदर, जिसके बेसिस पे मेरी पूरी मशीन काम करेगी, जिसके बेसिस पे पूरी मशीन काम करेगी, दैट इज योर फील्ड मैग्नेट। अब ये फील्ड मैग्नेट के अंदर सबसे पहले आता है पोल कोर और पोल शू। तो पोल शू जो होता है ना मेरा, वो पोल कोर के साथ अटैच्ड होता है बाय मींस ऑफ काउंटर संक स्क्रूज, बाय मींस ऑफ काउंटर संक स्क्रूज। ठीक है, ये पेज का एक टाइप है काउंटर संक स्क्रूज। अब पोल कोर को तो लैमिनेट नहीं करते, लेकिन पोल शू को लैमिनेट करते हैं, क्योंकि पोल शू में से ना आर्मेचर की मैग्नेटिक फील्ड जाती है, और आर्मेचर में जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था कि मशीन के अंदर इंड्यूस हमेशा एसी होता है, तो अगर एसी होगा और एसी की मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो पोल शू को लैमिनेट करना बहुत जरूरी है, वरना उसमें आएंगे एडी करंट लॉसेस। क्या आएंगे उसके अंदर, एडी करंट लॉसेस। तो उन लॉसेस को मिनिमम रखने के लिए आपको पोल शू को लैमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ आई, सिर्फ पोल शू को लैमिनेट करना पड़ता है। अब बात है पोल शू की शेप कैसी होती है। पोल शू की देखो शेप दो तरह की हो सकती है, या तो आर्क शेप्ड, आर्क शेप्ड माने ऐसे सर्कल वाली शेप, या फिर थोड़ा सा घिसा हुआ, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेंट्रिक पोल शू, शैम्फर्ड पोल शू। ठीक है, शैम्फर्ड पोल शू। तो शैम्फर्ड पोल शू थोड़ा सा घिसा हुआ होता है, जिस कारण से ना उसके यहां पे एजेस पे गैप ज्यादा होता है। ये जो एजेस दिख रहे हैं ना, एजेस पे गैप ज्यादा होता है, सेंटर में गैप कम होता है। तो ये वाला होता है हमारा आर्क शेप्ड, ये वाला होता है हमारा आर्क शेप्ड। आर्क शेप्ड में हमेशा फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स मिलता है फ्लैट टॉप, जो कि डीसी मशीन के लिए चाहिए, और आपका शैम्फर्ड में मिलता है साइनोसोइडल। साइनोसोइडल कहां लगेगा, एसी मशीन के अंदर। इसीलिए एसी मशीन्स में वी मेक यूज ऑफ द शैम्फर्ड पोल शू, एंड डीसी मशीन्स वी मेक यूज ऑफ द फ्लैट टॉप्ड, सॉरी वी मेक यूज ऑफ द आर्क शेप्ड पोल शू। और अगर इसकी गहराई में जाना है, सर ऐसा कैसे आ गया, कैसे आपको पता फ्लैट टॉप्ड आएगा, कैसे आपको पता साइनोसोइडल आएगा, तो मैं फिर कहूंगा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को रेफर कर लेना, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो एक बार उसको रेफर कर लेना। बट एग्जाम के लिए इतना पता होना काफी है, कोई भी एग्जाम हो, गेट, ईएससी, स्टेट एंट्रेंस, कि भैया आर्क शेप में मिलता है फ्लैट टॉप्ड और शैम्फर्ड में मिलता है साइनोसोइडल। यहां तक समझ आ रहा है सब लोगों को? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, एंजॉय कर रहे हो? ठीक है, चलें आगे। चलो अब टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। मैं आपको यहां दो टर्म समझाने वाला हूं, एक होती है पोल आर्क, एक होती है पोल पिच। देखो क्या होता है, ये जो आपकी मशीन है ना, आप पोल्स के बीच में से ना ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, एक लाइन मेरे भाई ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये आपने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया मशीन को। अब ये जो पार्ट आया ना मेरे भाई इतना, इसे कहते हैं पोल पिच। क्या कहते हैं, पोल पिच। यानी कि कायदे से पोल कितने एरिया में फैला हुआ है, कितने एरिया में पोल फैला हुआ है। अब देखो, और जो पोल एक्चुअल में फैला हुआ है वो बस इतने एरिया में, इसे कहते हैं पोल आर्क। समझ में आया? पोल एक्चुअल में कितने एरिया में फैला है, दैट इज पोल आर्क, और पोल को कितने एरिया में होना चाहिए था, दैट इज पोल पिच। पोल पिच। अब जैसे यहां सोचो, आपके चार क्वाड्रेंट आपने बना दिए, जो रेड वाली लाइंस हैं, इनसे एक तरह से आपने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 360 डिग्री को अगर चार पार्ट्स में डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मिलेगा। आप क्या कह सकते हो मेरे भाई कि पोल पिच यहां पे है 90 डिग्री मैकेनिकल। और अगर इलेक्ट्रिकल में आओगे, चार पोल हैं तो आपको पता है P/2 थीटा m, यानी 4/2 इंटू 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही आती है। अगर देखो मैं आपको इस ग्राफ में समझाऊं, जैसे ये वाला ग्राफ है ना, मैं यही वाला ग्राफ अगर यहां पे बनाता हूं,
पोल आर्क और पोल पिच का फर्क देखते हैं। तो देखो जहां तक पोल होता है ना, ये होती है पोल आर्क, इसके अंडर ना फ्लैट टॉप्ड आ जाती है, लेकिन पोल से बाहर जाते ही ये गिरने लगती है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये टोटल होता है पोल पिच। ठीक है, तो ये जो रेशो है ना पोल आर्क बाय पोल पिच, ये 0.7 से लेके 0.9 तक आता है। 0.7 से लेके 0.9 तक आता है, दैट इज द रेशियो ऑफ द पोल आर्क टू द पोल पिच। पोल आर्क टू द पोल पिच, समझ में आया ये? ठीक है, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना मेरे भाई? ये बताओ, बहुत बेहतरीन तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे हो पोल आर्क और पोल पिच? ठीक है, अब आते हैं फील्ड वाइंडिंग पे। देखो यहां पे कितना बढ़िया तरीके से फील्ड वाइंडिंग दिख रहा है, दिख रहा है? ये डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग है, और ये जो बीच में हमने मेटल का लगाया हुआ है ना सरफेस, ये है आपका पोल। ये एक्चुअल में होता है पोल शू, ये होता है पोल शू, जिसको हम जब से रेफर कर रहे हैं, ये पोल शू है, और ये है फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग पोल कोर के ऊपर अटकाई जाती है, और पोल शू जो है ना उसे मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसे बांधे रखता है। और यहां देखो इससे बांधा हुआ भी है, टेप से भी बांधा हुआ है यहां पे, तो ये इसको अटकाए रखता है कि ये वाइंडिंग नीचे ना गिरे, इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब ये वाइंडिंग कैसे कनेक्टेड है इस बात पे डिपेंड करता है इसका डिजाइन। ये वाइंडिंग को कनेक्ट कैसे करोगे इस पे डिपेंड करता है इसका डिजाइन। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होगी, पैरेलल में कनेक्ट होगी यानी शंट, पैरेलल में अगर कनेक्ट होगी यानी कि शंट, तो इसकी वोल्टेज हाई होगी। वोल्टेज हाई है तो टर्न ज्यादा रखोगे, तो इसीलिए मैंने लिखा है देखो कि शंट मशीन में इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, ज्यादा टर्न्स होते हैं और कम एरिया होता है। आप कहोगे सर कम एरिया क्यों होता है? जब ज्यादा टर्न्स और ज्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट तो कम जाएगा, करंट कम जाएगा तो इसका एरिया कम लिया जाता है, इसका एरिया कम लिया जाता है। लेकिन अगर ये आर्मेचर के सीरीज में आ गई तो हाई वोल्टेज नहीं हाई करंट मिलेगा, हाई करंट मिलेगा तो ज्यादा एरिया होगा, और ज्यादा एरिया होगा टर्न्स कम होंगे और रेजिस्टेंस भी कम होगा, टर्न्स कम होंगे और रेजिस्टेंस भी कम होगा। आप कहोगे सर ये टर्न्स का फंडा क्या है? मैं ये कहूंगा मेरे भाई कि एमएमएफ होता है एनआई। तो अगर आपका करंट हाई आ रहा है ना तो आप टर्न्स कम लेके भी काम चला सकते हो, और अगर आपका करंट लो आ रहा है तो आपको टर्न्स ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो शंट मशीन में आपका करंट कम आता है तो वहां टर्न्स ज्यादा लिए जाते हैं, सीरीज मशीन में आपका करंट ज्यादा आता है तो टर्न्स कम लिए जाते हैं, टर्न्स कम लिए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों तरह की वाइंडिंग में फर्क है, यानी वाइंडिंग के टर्न्स एरिया कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी है या फिर शंट में जुड़ी है। ठीक है भाई, और फील्ड वाइंडिंग में उतनी ही कॉइल्स होती हैं जितने पोल्स बनाने हैं। देखो यहां 4 पोल हैं, 1 2 2 ऊपर है, 4 पोल हैं और 4 ही आपकी वाइंडिंग है, 4 ही आपकी वाइंडिंग है। अब आते हैं कम्यूटेटर पे। ये देखो कम्यूटेटर, देखो अब कम्यूटेटर इसे कहते हैं। तो ये देखो डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो सारी घूम घाम के कम्यूटेटर में आ रही है, वो सारी घूम के कहां आ गई? कम्यूटेटर में। ये बना हुआ हमारा कॉपर का कम्यूटेटर। कम्यूटेटर किसका बनता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का। हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर माने एक ऐसा कॉपर का मटेरियल जो कि बहुत सॉलिड हो, जो कि बहुत हार्ड हो। हार्ड किस लिए चाहिए? क्योंकि यहां मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, पतली सी तार नहीं चाहिए कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर एक सॉलिड सरफेस है कॉपर का, तो इसके अंदर हार्ड ड्रॉन कॉपर का यूज किया जाता है। ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में लगाई जाती है माइका, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में लगाई जाती है माइका, और ये माइका बनती है 6 से 8 मिलीमीटर थिक, 6 से 8 मिलीमीटर थिक, और कितना हैंडल कर लेती है? 30 से 40 वोल्ट, 30 से 40 वोल्ट। ये पहले भी बताया था कि माइका लगती है बीच में जो कि 6 से 8 mm होती है और 30 से 40 वोल्ट तक झेल जाती है। और देखो ये जो ब्लैक वाला मटेरियल है ना, ये सारा आपका माइका इंसुलेशन है। ये जो ब्लैक वाला मटेरियल है ये आपका माइका इंसुलेशन है मेरे भाई। ठीक है, कम्यूटेटर के 2 काम होते हैं, जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और मोटर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करना।
ये भी मैंने आपको दिखा दिया था वर्किंग प्रिंसिपल में। इट कन्वर्ट्स AC टू DC इन अ जनरेटर एंड DC टू AC इन अ मोटर। इसके अलावा दूसरा काम होता है टू कीप द आर्मेचर MMF स्टेशनरी। देखो क्या होता है, किसी भी मशीन में टॉर्क प्रोडक्शन की ना दो असेंशियल कंडीशन है, कभी पूछी नहीं जाती फिर भी पता होनी चाहिए। दो रीजन होते हैं, दो कंडीशन होती है जिसके बाद टॉर्क बनता है। पहला ये कि फील्ड वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आर्मेचर वाइंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड है, दे शुड बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फील्ड वाइंडिंग MMF एंड द आर्मेचर वाइंडिंग MMF मस्ट बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। पहला कंडीशन तो ये स्टेशनरी वाला। दूसरा कंडीशन होता है बोथ रोटर एंड स्टेटर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ पोल। दोनों में सेम नंबर ऑफ पोल होने चाहिए। अब देखो इसकी मशीन की फील्ड वाइंडिंग तो DC है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं भी घूमने वाली है नहीं, ठीक है। DC से मैग्नेटिक फील्ड कभी घूमती नहीं है। तो अगर फील्ड वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड नहीं घूम रही मेरे भाई, तो आर्मेचर की भी नहीं घूमनी चाहिए। ऐसा कौन करके दिखाता है? कम्यूटेटर। कौन करके दिखाता है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कीप्स द आर्मेचर MMF स्टेशनरी, इट डज नॉट लेट इट रोटेट। समझ आया? कम्यूटेटर समझ आया? ये डिराइव नहीं करूंगा, लास्ट स्टेटमेंट डेरिवेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखो। ये समझ आया कि नहीं आया बताओ, कि कम्यूटेटर आर्मेचर MMF को स्टेशनरी रखता है। अब आते हैं ब्रशेस पे। जैसा आपने देखा था ब्रशेस कम्यूटेटर से जुड़ते हैं, ठीक है, ब्रशेस कम्यूटेटर से जुड़ते हैं। ये किसके बन सकते हैं? देखो दे आर मेड ऑफ कार्बन कॉपर, यानी इसके अंदर कार्बन और कॉपर का एलॉय यूज किया जाता है, प्योरली कार्बन के नहीं होते। अब मैंने आपको क्लास 1 के अंदर बता दिया था, लेक्चर 1 के अंदर, कि कार्बन क्यों यूज होता है। फिर भी रिमाइंड करा देता हूं। कार्बन का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस गिरता है। कार्बन की है सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, यानी जितना ज्यादा यूज होता है उतना ज्यादा उसका सरफेस स्मूथ होता जाता है। और आप ये चाहते हो ब्रशेस और कम्यूटेटर के बीच में फ्रिक्शन कम से कम रहे। जब कम्यूटेटर घूमे तो ऐसा ना हो रगड़ने की वजह से चिंगारी लगने लगे, वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सरफेस स्मूथ रखना। और सरफेस स्मूथ किसका होता है? कार्बन का, ठीक है। अब ब्रशेस का पर्पस क्या होता है? ये करंट सप्लाई भी करते हैं आर्मेचर को, जैसे मोटर में, और करंट लेके भी जाते हैं आर्मेचर से, जैसे कि जनरेटर में। जनरेटर में आर्मेचर से करंट निकालते हैं, मोटर में आर्मेचर में करंट डालते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ ब्रशेस के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस। अब सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, अगर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग हो या सिर्फ लैप वाइंडिंग कह दे तो ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। ये बात पे ध्यान देना। लैप वाइंडिंग बोल दे या सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग बोल दे तो नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। और अगर वेव वाइंडिंग आ जाए या सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग तो नंबर ऑफ ब्रशेस होते हैं 2। और जितने ब्रश होते हैं उतने ही क्या होते हैं? पैरेलल पाथ। जितने ब्रश होते हैं उतने ही क्या होते हैं? पैरेलल पाथ। लेकिन ये सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग भी होती है, अपने कोर्स से बाहर है, फिर भी बता देता हूं। जैसे डुप्लेक्स होती है तो उसमें m ले लेते हैं 2, ट्रिप्लेक्स होती है तो 3। तो जितना भी वाइंडिंग का मल्टीप्लेक्सिटी है उसके हिसाब से m चूज किया जाता है, और नंबर ऑफ ब्रशेस और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में m मल्टीप्लाई हो जाता है, m मल्टीप्लाई हो जाता है। आप कहोगे सर ये मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग क्यों आई? मेरे भाई देखो, अगर कभी किसी मशीन की करंट रेटिंग बढ़ाना चाहते हो, करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए पैरेलल पाथ बढ़ाओगे, क्योंकि जितने ज्यादा वायर्स पैरेलल में होंगे उतना ज्यादा ओवरऑल करंट आएगा। अब उसके लिए आपने यूज किया मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, क्योंकि मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स गेट मल्टीप्लाइड बाय m। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स गेट मल्टीप्लाइड बाय m। तो जैसे ब्रशेस यहां पे हो जाएंगे 2m और यहां पे हो जाएंगे m इंटू p। और ब्रश ड्रॉप आपको कितना लेना है? 2 वोल्ट लेके चलना है, 2 वोल्ट लेके चलना है। ब्रशेस क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ। ब्रश सब लोगों को समझ आया या नहीं आया? ठीक है, ब्रश सभी लोगों को एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और ब्रश समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हर चीज मैं आपको विजुअलाइज कराता चल रहा हूं, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ बताता चल रहा हूं, स्किप कुछ भी नहीं करेंगे। अब आ जाओ आर्मेचर के कोर पे। तो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है वो आर्मेचर के कोर पे बांधी जाएगी। तो आर्मेचर का कोर किससे बनता है? सिलिकॉन स्टील से। और इसको लैमिनेट किया जाता है
टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। क्यों लैमिनेट कर रहे हो? एडी करंट लॉस कम करने के लिए, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में एसी आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा तो वहां एडी करंट लॉस भी बनेगा, उसे कम करने के लिए इसे लैमिनेटेड रखा जाता है। यह आर्मेचर की वाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था फील्ड वाइंडिंग के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है पोल के शू से, ऐसे ही आर्मेचर कोर मैकेनिकल सपोर्ट देगा आर्मेचर की वाइंडिंग को। और डीसी मशीन में इसके जो स्लॉट होते हैं वो ओपन होते हैं। ओपन स्लॉट का मतलब होता है, देखो इस टाइप के स्लॉट, इस टाइप के स्लॉट को ओपन स्लॉट कहते हैं, क्योंकि यहां ना एयर गैप ज्यादा होता है, एयर गैप ज्यादा होता है, और एयर गैप ज्यादा होने से रिलक्टेंस ज्यादा होती है, और रिलक्टेंस ज्यादा होने से आर्मेचर का फ्लक्स या आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है, इसीलिए ओपन स्लॉट्स का यूज किया जाता है। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज आर्मेचर वाइंडिंग। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? पहले मुझे बताओ, अगले सेक्शन पे जाने से पहले मुझे बताओ आर्मेचर वाइंडिंग तक सब लोगों को क्लियर है या नहीं? इससे पहले का पार्ट जितना भी कवर किया है, इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कम ऑन टेल मी एवरीवन। चलें आगे फिर, चलो। अब सबसे पहली बात आती है कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। देखो, जब सारे टर्न एक ही जगह इकट्ठा हों तो इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। और जब टर्न्स आपके इस तरीके से फैले हुए हों तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अभी पूछ रहे हैं आर्मेचर फ्लक्स कम होने से कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आर्मेचर फ्लक्स सारी चीजें बिगाड़ देता है, इसीलिए उसे कम रखना जरूरी है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, देखो सारे टर्न्स बढ़िया तरीके से चारों तरफ फैले हुए हैं और यहां टर्न्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो अगर सारे टर्न्स फैले होते हैं तो ऑब्वियसली मैकेनिकल बैलेंस ज्यादा होता है, क्योंकि वाइंडिंग का वजन बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो वेट जो है वाइंडिंग का दैट विल बी अनइवन। समझ गए? यहां पे क्या हो रहा है, वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। क्लोज्ड वाइंडिंग वो होती है जो जिस पॉइंट से शुरू होके उसी पॉइंट पे खत्म हो जाए। जैसे देखो, ऐसे समझना, देखो ये वाइंडिंग जो है, ये जो कॉइल है ये यहां से शुरू होके घूम के ऐसे ही खत्म हो गई ना, इसे कहते हैं क्लोज्ड वाइंडिंग। जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है, दैट इज योर क्लोज्ड वाइंडिंग। ओपन वाइंडिंग कौन सी होती है, दैट एंड्स एट द स्लिप रिंग। जो मैंने एसी मशीन में वाइंडिंग दिखाई थी ना, उसे ओपन कहते हैं। उसके दोनों छोर अलग अलग स्लिप रिंग पे जाके खत्म होते हैं, उनका स्टार्ट और एंड सेम पॉइंट पे नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज द ओपन वाइंडिंग। अब अगली बात, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक टर्न का ध्यान से सुनना, एक टर्न का एक ऐसा हिस्सा होता है जो एनर्जी कन्वर्जन में पार्टिसिपेट करता है, जो एनर्जी कन्वर्जन का हिस्सा बनता है उसे कहते हैं कंडक्टर। और ऐसे दो कंडक्टर को मिला के बनता है एक टर्न बनता है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है। अब ये एक चौकोर बॉक्स को ना आप एक टर्न मान लो मेरे भाई। तो ये वाला जो पार्ट है लंबे वाला, और ये इधर से लंबे वाला जो पार्ट है, इसे कहते हैं कंडक्टर। इसे क्या कहेंगे? कंडक्टर। क्योंकि इसी में ईएमएफ इंड्यूस होना है, इसी पे टॉर्क लगना है, इसी की वजह से मशीन काम करेगी, तो इसे कहा जाता है कंडक्टर। तो एक टर्न के अंदर जो आपका एनर्जी कन्वर्जन वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्टर। समझ आया? तो एक टर्न में हमेशा दो कंडक्टर होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो अगली डेफिनेशन यही है टर्न की, वन टर्न ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ टू कंडक्टर्स। तो आप कह सकते हो कंडक्टर्स को ना Z से शो किया जाता है। तो
तो कितने कंडक्टर होंगे मेरे भाई? 2 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न में 2 कंडक्टर, तो टी टर्न में कितने? 2t कंडक्टर। अब देखो ये वाला फिगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आगे समझाता हूं। अभी पहले मैं कॉइल बता देता हूं। कॉइल क्या होती है? जैसा मैंने अभी एक टर्न बताया, ऐसे मल्टीपल टर्न्स को जोड़ के बनती है कॉइल। और कॉइल की 2 साइड होती हैं, लेफ्ट और राइट, उसे कहते हैं कॉइल साइड। तो एक कॉइल में हमेशा 2 कॉइल साइड है। अब देखो मैं आपको इस फिगर में समझाता हूं। देखो ये जो रखा हुआ है ना, ये है आपका एक कॉइल, ये है आपका एक कॉइल, ठीक है। अब इस कॉइल के अंदर मेरे भाई, इस कॉइल के अंदर ये है कॉइल साइड, कॉइल साइड। तो एक कॉइल के अंदर 2 साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं। अब इसके अंदर अगर एक चक्कर गोल घुमा लो, ये जो मैंने गोल सर्कल बनाया ना, ये जो मैंने एक रेक्टेंगल टाइप बनाया है, ये एक गोल सर्कल कहलाता है एक टर्न, एक टर्न। और ये जो 2 येलो लाइन है, ये कहलाते हैं कंडक्टर। समझ आया? ये 2 येलो लाइन जो लंबी वाली हैं, दे विल बी कॉल्ड एज द कंडक्टर। चारों टर्म समझ आ गई? विजुअलाइज कर पा रहे हो? तो देखना जरा, मान लो एक कॉइल में पहले तो 2 कॉइल साइड होती हैं। 1 कॉइल इक्वल टू T टर्न्स, 1 टर्न इज इक्वल टू 2 कंडक्टर। एक टर्न में 2 कंडक्टर हैं, तो एक कॉइल में कितने टर्न्स हैं, सॉरी कितने कंडक्टर हैं? 2t कंडक्टर। समझ आया ये कन्वर्जन? क्योंकि काफी बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर टर्न्स कैसे निकालते हैं, कंडक्टर कैसे निकालते हैं, कॉइल साइड और कंडक्टर में क्या फर्क है? ये पूरे पूरे बंडल कॉइल साइड हैं, इसका एक वायर एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर ये पूरे बंडल में मान लो कितने आ रहे हैं, गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 आ रहे हैं, तो ये 8 कंडक्टर का एक बंडल कहलाएगा कॉइल साइड। इनमें से एक कंडक्टर क्या होगा? दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंडक्टर। तो मुझे एक बार कंफर्म करो मेरे भाई, कितने लोगों को समझ आया? कितने लोगों को ये डिस्टिंक्शन समझ आया? कंडक्टर, कॉइल, कॉइल साइड और टर्न, ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला आता है सिंगल लेयर और डबल लेयर वाइंडिंग। अगर एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड आए, अब आप देखो कॉइल साइड बहुत अच्छे से समझ चुके हो, एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड आए तो सिंगल लेयर वाइंडिंग, और एक स्लॉट में 2 अलग अलग कॉइल की कॉइल साइड आए तो दैट इज कॉल्ड एज डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो पीछे करके रिवाइंड कर लो। अब देखो मान लो स्लॉट्स हैं S, तो कॉइल साइड भी S होंगी, तो कॉइल कितनी हो गई? S/2, S/2। क्योंकि मेरे भाई एक कॉइल की 2 साइड होती हैं, तो कॉइल साइड भी अगर S है तो कॉइल हो गई S/2। अब यहां पे अगर स्लॉट S हैं, एक स्लॉट में 2 साइड होती हैं 2S, तो ये आ गया S, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि सिंगल लेयर वाइंडिंग में कॉइल इज इक्वल टू स्लॉट बाय 2, डबल लेयर में कॉइल इक्वल टू स्लॉट, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब आगे आते हैं शॉर्ट पिच और फुल पिच वाइंडिंग। देखो अगर कॉइल का एक कंडक्टर नॉर्थ के नीचे आए और दूसरा कंडक्टर साउथ के नीचे, तो इसे कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग। कॉइल के 2 कंडक्टर, कॉइल के 2 साइड, ठीक है, कॉइल के 2 साइड्स के बीच का जो गैप होता है ना, उसे कहते हैं कॉइल स्पैन। कॉइल के 2 साइड्स के गैप को कहते हैं कॉइल स्पैन।
तो कॉइल के दो साइड में अगर पोल के बराबर गैप आएगा तो पोल के गैप को क्या बोलते हैं? पोल पिच। मैंने बताया था ना पोल पिच आज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल आता है। तो कॉइल का स्पैन अगर पोल पिच के बराबर है तो कहते हैं फुल पिच वाइंडिंग, और कॉइल का स्पैन अगर पोल पिच से कम है तो कहते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। इस पे ना ज्यादा डिस्कशन सिंक्रोनस के अंदर होता है, अभी नहीं होता। तो शॉर्ट पिच क्या है? जब कॉइल के कंडक्टर्स का गैप पोल्स के गैप से कम आ जाए तो शॉर्ट पिच है, और अगर दोनों का गैप बराबर आ जाए तो वो है फुल पिच। ठीक है। ओवरहैंग क्या होता है? ये जो मटेरियल बचा रह जाता है ना कॉइल का, इसे कहते हैं ओवरहैंग। इसका काम है कॉइल के दोनों कंडक्टर्स को आपस में जोड़ना। देखो ये वाला जो पार्ट है, इसके बिना करंट फ्लो नहीं कर पाएगा ना। लेकिन ना तो ये ईएमएफ में मदद करता है, ना ही ये टॉर्क में मदद करता है, लेकिन करंट फ्लो कराने के लिए क्लोज पाथ जरूर बनाता है। क्लोज पाथ बनाने के काम में आता है बस। इसे ओवरहैंग कहते हैं। ठीक है। और शॉर्ट पिच वाइंडिंग को कॉर्डेड वाइंडिंग भी कहते हैं। और कितना शॉर्ट है? एप्सिलन। तो एप्सिलन को कहते हैं शॉर्ट पिचिंग एंगल या कॉर्डिंग एंगल। क्या कहते हो? कॉर्डिंग एंगल। ठीक है मेरे भाई, शॉर्ट पिचिंग एंगल और कॉर्डिंग एंगल। तो लेट्स लर्न का डाउट है कि कॉइल स्पैन पोल पिच के बराबर कैसे नहीं होगा। मेरे भाई देखो, पूरे आर्मेचर में चारों तरफ स्लॉट बने हुए हैं, इधर से कॉइल घुसाई, अब निकाल किसी और स्लॉट से लो, साउथ वाले से मत निकालो। सोच के देखो ना, जैसे देखो ये सर्कल है, यहां नॉर्थ है और मान लो यहां साउथ है। अब जो मैंने कॉइल बनाई, मान लो शुरू तो यहां से की, लेकिन वो एंड यहां पे कर दी, यानी ऐसे ऐसे, समझे? तो वो साउथ के नीचे तो नहीं गया। अब पोल पिच तो ये थी, देखो पोल पिच तो ये थी ना, लेकिन कॉइल स्पैन तो कम हो गया पोल पिच से। तो इस तरीके से आप शॉर्ट पिचिंग कर सकते हो कि कॉइल जिस स्लॉट में डाल रहे हो उस अनुसार उसको शॉर्ट पिच कर दो। ठीक है। अब इसके बाद आता है कम्यूटेटर पिच। तो देखो कॉइल जो है किससे जोड़ी जाती है? कम्यूटेटर के सेगमेंट से, कम्यूटेटर के सेगमेंट से। तो देखो ये जो ग्रीन वाली कॉइल है, ये कॉइल 1 लिखा है ना, ये सेगमेंट नंबर 1 में गया है, और ग्रीन का दूसरा हिस्सा सेगमेंट नंबर 2 में गया है। तो इस कॉइल का कम्यूटेटर पिच लिखा जाएगा YC = 1। तो कम्यूटेटर पिच का, ठीक है, कम्यूटेटर पिच का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कॉइल के दोनों हिस्से किस किस कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े हैं, किस किस कम्यूटेटर सेगमेंट से मेरे भाई जुड़े हैं। अगर 1 से जुड़ा है और 2 से जुड़ा है तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। ठीक है। कुशल मेरे भाई, टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल भी करेंगे, डीसी मशीन, सिंक्रोनस, इंडक्शन, सबके आपसे न्यूमेरिकल बनने लगेंगे। पहले मुझे बताओ ट्रांसफार्मर के बन रहे हैं या नहीं बन रहे? जितने कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं, क्या ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे बताओ। ट्रांसफार्मर के सारे बन जा रहे हैं सभी लोगों से? क्योंकि डीसी मशीन में बहुत आसान कर दूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन सारे निकलेंगे लाइन से। ठीक है। कम्यूटेटर पिच समझ आ गया? तो देखो क्या है, सेपरेशन ऑफ कॉइल साइड इन टर्म्स ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट टू विच द कॉइल साइड इज कनेक्टेड, टू विच द कॉइल साइड इज कनेक्टेड। ठीक है। सोमन पूछ रहे हैं कॉइल के रेजिस्टेंस में ओवरहैंग का रेजिस्टेंस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा मेरे भाई, क्योंकि करंट तो ओवरहैंग से भी जा रहा है ना, ओवरहैंग भी गर्म हो रहा होगा, तो रेजिस्टेंस तो उसका भी काउंट होगा, लेकिन वो टॉर्क और ईएमएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है। अब देखो लैप और वेव वाइंडिंग के लिए पैरामीटर्स क्या क्या होंगे? कॉइल स्पैन लिख दिया जाता है S/P, ये फुल पिच मान के लिखते हैं। ठीक है, फुल पिच S/P। कम्यूटेटर पिच यहां होती है +-1, +-1। अब ये +-1 में प्लस का मतलब होता है वाइंडिंग आगे बढ़ेगी, वाइंडिंग आगे बढ़ेगी तो +1, पीछे आएगी यानी राइट टू लेफ्ट आएगी तो -1, लेफ्ट टू राइट जाएगी तो +1। वेव वाइंडिंग में 2/P S +-1
आप लोगों ने मेरे भाई मुझे ये नहीं बताया ट्रांसफॉर्मर के सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रशेस, यहां पोल के बराबर, यहां 2 के बराबर, पैरेलल पाथ पोल के बराबर 2 के बराबर। पैरेलल पाथ और पोल हमें, पैरेलल पाथ और ब्रशेस हमेशा बराबर होते हैं। तो लैप और वेव वाइंडिंग के ना डिजाइन में जाने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसके डिजाइन में मत घुस जाना, सारी चीजें वेस्ट हैं, ठीक है, सारी चीजें वेस्ट हैं। आपको ध्यान बस ओवरऑल ये पैरामीटर्स रखने हैं, इसी पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसी पे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और मेरे भाई मैंने ना स्पेशल क्लास के अंदर मशीन के PYQ भी लगवा रखे हैं, वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है, वो भी आप लगा सकते हो मशीन के PYQ, आपसे फिर सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। मनीष अभी अगर दिक्कत आ रही है तो मेरा जो मैंने पेज बता रखा है ना tinyurl.com/ankit उस पे जाना, उस पे मशीन के सारे PYQ पढ़े हैं। अब आते हैं EMF और रेजिस्टेंस की बात पे। तो देखो क्या होता है, मान लो कि EMF पर कंडक्टर है E, जो कि होता है BLV। अब मैं कहता हूं कि पैरेलल पाथ है A, कंडक्टर है टोटल Z, मतलब कि A ब्रांचेस पैरेलल में जा रही हैं, A ब्रांचेस पैरेलल में जा रही हैं, ठीक है। तो A ब्रांचेस पैरेलल में जा रही हैं, तो कितने कंडक्टर सीरीज में लगे होंगे? अरे पैरेलल पाथ का सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लो मेरे पास 10 कॉइल हैं, अब मैंने 5-5 सीरीज में लगा के ऐसे 5-5 के 2 कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगा दिए, तो पैरेलल पाथ 2 हो गए, ठीक है। 10 कॉइल थी, 5 सीरीज में जोड़ी, 5 सीरीज में जोड़ी और फिर दोनों पैरेलल में, तो इसे कहेंगे पैरेलल पाथ। तो अगर Z टोटल थे और A पार्ट में डिवाइड हुए तो कितने आए सीरीज में? Z बाय A, ठीक है। अब इसके बाद EMF ऑफ ईच पाथ, EZ बाय हर कंडक्टर का E है और Z बाय A सीरीज में, तो EZ बाय A। अब ऐसे ही देखो, अगर रेजिस्टेंस पर कंडक्टर R है तो Z बाय A सीरीज में है ना, तो हर पाथ का कितना हो गया? RZ बाय A। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना हो गया? RZ बाय A स्क्वायर। A से डिवाइड हो जाएगा ना, A से डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कैसे हो जाएगा A से डिवाइड? A से डिवाइड कैसे हो जाएगा? ऐसा सोचो, अगर 5 ब्रांचेस पैरेलल में है, पांचों का रेजिस्टेंस R है, तो ओवरऑल क्या बनेगा? R बाय 5। ओवरऑल क्या बनेगा? R बाय 5। तो हर ब्रांच का अगर रेजिस्टेंस है RZ बाय A, ऐसी A ब्रांच पैरेलल में लगा दूं तो R इंटू Z बाय A स्क्वायर, R इंटू Z बाय A स्क्वायर, ठीक है। दिव्यांशु मैंने बताया अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे ट्रांसफॉर्मर के तो मेरी स्पेशल क्लास देखो, वहां मैंने मशीन के सारे PYQ लगवाए हैं, फिर बनने लगेंगे, ठीक है। चलो अब एडवांटेजेस क्या है वेव वाइंडिंग की लैप वाइंडिंग पे? वेव वाइंडिंग के पैरेलल पाथ कम है, ब्रशेस कम है, तो खर्चा भी कम है, ब्रशेस कम लग रहे हैं। लैप वाइंडिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वलाइजर रिंग, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में पढ़ा है, यहां पे स्किप कर रहा हूं, बस नाम याद रखना। इक्वलाइजर रिंग का यूज किया जाता है लैप वाइंडिंग के अंदर, उससे भी लैप वाइंडिंग की कॉस्टिंग बढ़ती है। तो ओवरऑल लैप वाइंडिंग की कॉस्टिंग ज्यादा होती है वेव वाइंडिंग से। फिर लैप वाइंडिंग में फायदा क्या है? लैप वाइंडिंग के पैरेलल पाथ ज्यादा हैं, तो उसकी करंट रेटिंग ज्यादा होगी कि अगर हर पाथ 10-10 एम्पियर ले जाए और ऐसे 6 पाथ बन गए तो 60 हो गया ना। वेव में तो 2 ही पाथ होते हैं, 20 ही बन सकता है, लेकिन यहां बन सकता है 60 एम्पियर। तो जहां लैप वाइंडिंग आएगी वहां यूज करोगे जहां आपको ज्यादा करंट की जरूरत है, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे अच्छे टॉपिक पे, जिससे आप सब लोग ऐसे डरते हो, ऐसे उंगलियां चबा जाते हो,
दैट इज आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन। भवेश मेरे भाई आपको स्टीनमेट्स कांस्टेंट लेना है 2, स्टीनमेट्स कांस्टेंट लेना है 2। अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे, मैंने ट्रांसफॉर्मर का पूरा क्रैश कोर्स करा दिया है, मैंने लिखवाया भी है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन की बात करते हैं मेरे भाई। देखो अब आर्मेचर रिएक्शन क्या चीज होती है, ठीक है, ये बताओ यहां तक सबको पहले क्लियर है ना? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो? डीसी मशीन आज तक कभी इस तरह से पढ़े हो? आज तक कभी डीसी मशीन इस तरीके से कवर किया है कि एकदम डिटेल में कवर कर रहे हैं? भले ही डेरिवेशन स्किप कर रहे हैं, लेकिन सब चीजें विजुलाइज करते चल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ मुझे एक बार जल्दी से। आर्मेचर रिएक्शन से ना काफी बच्चे घबराते हैं, इसीलिए इमोजी लगाया। ये तुम ही लोगों की शक्ल है जब आर्मेचर रिएक्शन सामने आता है, ठीक है। चलो तो बेसिक से उठाते हैं। आर्मेचर रिएक्शन है क्या चीज? आर्मेचर रिएक्शन कुछ भी नहीं है, आर्मेचर का फ्लक्स है। आर्मेचर का फ्लक्स है मेरे भाई, ठीक है। तो क्या होता है, मेन फील्ड फ्लक्स आर्मेचर में ईएमएफ बनाता है, करंट बनाता है, उस करंट से बनता है फ्लक्स, ठीक है। उस करंट से बनता है फ्लक्स, उस फ्लक्स को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। यानी मेन फील्ड फ्लक्स है एक्शन, और उसका रिएक्शन कौन है? आर्मेचर का फ्लक्स, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेट अप बाय आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट से जो फ्लक्स बनता है दैट इज आर्मेचर रिएक्शन। इससे नुकसान क्या होते हैं? इससे नुकसान क्या होते हैं? ये ओवरऑल फ्लक्स को घटा देता है, ये ओवरऑल फ्लक्स को कम कर देता है। आप कहोगे सर क्या दिक्कत है कम हो गया तो? ठीक है, क्या दिक्कत है अगर कम हो गया? दिक्कत है मेरे भाई। दिक्कत ये है फ्लक्स कम होने से ईएमएफ कम होगा, और फ्लक्स कम होने से टॉर्क भी कम होगा। फ्लक्स कम होने से ईएमएफ भी कम होता है और टॉर्क भी कम होता है, तो ये नुकसान है। दूसरा क्या, ये डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी जो आपने फ्लक्स डेंसिटी ली थी फ्लैट टॉप्ड, ये उसकी पूरी शेप खराब कर देगा, ये उसकी पूरी शेप खराब कर देगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डीसी मशीन। दो चीजें करेगा, एक तो नेट फ्लक्स को कम करेगा और एक आपकी शेप को खराब करेगा। शेप को खराब करने से क्या होता है ना, कम्यूटेशन में भी दिक्कत आती है। कम्यूटेशन क्या होता है अगली क्लास में बताऊंगा। कम्यूटेशन में भी दिक्कत आती है, वहां भी स्पार्किंग बनती है। तो दैट इज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। चलो, अनुपम का डाउट है कि डीसी मोटर में करंट तो सप्लाई से आता है, फिर रिएक्शन कैसे हुआ? बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, करंट सप्लाई से आता है तो वो आर्मेचर फ्लक्स होगा, लेकिन ये जनरलाइज कर दिया आर्मेचर रिएक्शन टर्म। दैट इज नॉट एक्चुअली द रिएक्शन, इट इज सिंपली आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है। अब देखो, जब आर्मेचर के कंडक्टर में कोई करंट नहीं है, सिर्फ ये नॉर्थ और साउथ वाले पोल्स हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सीधे हाथ पे, राइट जा रही है, तो ये फील्ड का फ्लक्स आ गया। देखो ये फील्ड का फ्लक्स आ गया, और ये ध्यान देना ये फेजर नहीं है, ये वेक्टर है, ये एक्चुअल डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ से साउथ। अब देखो मैंने आर्मेचर पे करंट ले लिया, आर्मेचर पे मेरे भाई मैंने करंट ले लिया, एक तरफ क्रॉसेस आ गए और एक तरफ डॉट आ गए। ये कैसे निकाला? देखो ईएमएफ को जब निकालना होता है, तो मैंने आपको लिखवाया भी था फर्स्ट लेक्चर में, V क्रॉस B डॉट DL, V क्रॉस B डॉट DL, ये ईएमएफ होता है। तो आप यहां पे क्या करो, आर्मेचर की वेलोसिटी ले लो और उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो ये डॉट और क्रॉस मिल जाएंगे। ईएमएफ के जो डॉट और क्रॉस होते हैं किससे आते हैं? V क्रॉस B करके, V क्रॉस B। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ, क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्लॉकवाइज, क्रॉस से बनेगी क्लॉकवाइज और डॉट से बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। दोनों चीजें जुड़ के ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई डाउनवर्ड्स, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई देखो डाउनवर्ड्स, ये है आर्मेचर का फ्लक्स। तो मेरे पास दो फ्लक्स आ गए, फील्ड का और आर्मेचर का, और ये दोनों वेक्टर हैं। अगेन बता दूं, दे आर नॉट फेजर, दे आर नॉट फेजर। अब जब ये दोनों को सुपर इंपोज किया, जब दोनों को मेरे भाई ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आ गई, रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आ गई, यानी ये नॉर्थ के टॉप पे बढ़ गई
और साउथ के टॉप पे भी बढ़ गई। यहां पे फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो गई और यहां पे भी इंक्रीज हो गई, यहां कम हो जाती है, यहां पे कम हो जाती है। अगर आपको लग रहा है सर ये कैसे हो रहा है, कम ज्यादा वाला फंडा क्या है, देखो यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड राइट में आ रही है ना, देखो ऐसे राइट और राइट ऐड हो गए, राइट और लेफ्ट सब्ट्रैक्ट हो गए, यहां पे राइट और लेफ्ट सब्ट्रैक्ट हो गए, राइट और राइट ऐड हो गए। समझ रहे हो, ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड राइट में है ना, ये इधर से भी राइट आ रही है तो राइट राइट ऐड हो गए, बढ़ गई, इधर राइट आ रही है, ये भी राइट है, राइट राइट ऐड हो गए, बढ़ गई। तो जहां जहां आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी वहां फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी और जहां सब्ट्रैक्ट होगी वहां फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी। अब क्या होता है, ये जो लाइन जा रही है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं MNA। MNA अभी आता हूं GNA MNA पे, रुकना। बट इससे पहले एक चीज समझो, इससे पहले एक चीज समझो, देखो जब कोई रोटर घूमता है तो वो पोल के इस वाले हिस्से में एंटर करेगा, इसे कहते हैं लीडिंग, लीडिंग टिप, लीडिंग पोल टिप। यहां से निकलेगा तो कहते हैं ट्रेलिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप। तो पोल के जिस हिस्से से कंडक्टर पोल के नीचे घुसता है दैट इज लीडिंग, और जिससे निकलता है दैट इज ट्रेलिंग। बात समझ आ रही है, लीडिंग और ट्रेलिंग क्या होता है। अब देखो यहां जनरेटर के हिसाब से देखा जाए, जनरेटर का रोटेशन ऐसे है, तो ये वाली टिप क्या हुई, लीडिंग, ये वाली क्या हुई, ट्रेलिंग, ये वाली क्या हुई, लीडिंग, और ये वाली क्या हुई, ट्रेलिंग। ठीक है, लीडिंग और ट्रेलिंग, ठीक है, लीडिंग और ट्रेलिंग। जहां से घुसे वो लीडिंग, जहां से निकले वो ट्रेलिंग। तो ट्रेलिंग में बी बढ़ा, ट्रेलिंग में बी बढ़ा, तो आप जनरेटर में क्या कह सकते हो, जनरेटर में ट्रेलिंग में बी बढ़ता है। मोटर की रोटेशन ना जनरेटर से उल्टी लेके चलते हैं, मोटर की रोटेशन जनरेटर से उल्टी लेके चलते हैं। उसका रीजन क्या होता है, देखो उसका रीजन क्या होता है, मैं ये भी बता देता हूं कि मोटर और जनरेटर में आप करंट सेम दिखा रहे हो, करंट सेम दिखा रहे हो, तो करंट सेम दिखाने का क्या मतलब है, टॉर्क भी सेम है, लेकिन मोटर में टॉर्क स्पीड को सपोर्ट करता है, तो यानी स्पीड और टॉर्क सेम डायरेक्शन में आते हैं। जनरेटर में टॉर्क स्पीड को अपोज करता है, यानी स्पीड और टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो करंट सेम है तो टॉर्क सेम है, तो स्पीड को अपोजिट होना पड़ेगा इन केस ऑफ जनरेटर एंड मोटर, स्पीड अपोजिट होती है। तो जनरेटर अगर क्लॉकवाइज है तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज है। अब मोटर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला एज हुआ लीडिंग और ये हुआ ट्रेलिंग, ऊपर वाला हुआ लीडिंग, नीचे वाला हुआ ट्रेलिंग। उल्टा घूमोगे तो लीडिंग ट्रेलिंग बदल जाएंगे ना, इधर से घुसाओगे और इधर से बाहर निकालोगे कंडक्टर को, तो इधर से कंडक्टर घुसेगा, इधर से बाहर निकलेगा, तो लीडिंग और ट्रेलिंग हो गए रिवर्स। तो मोटर में आप ये कह सकते हो लीडिंग में बी बढ़ता है, लीडिंग में बी बढ़ता है, जनरेटर में ट्रेलिंग में बी बढ़ता है और मोटर में लीडिंग में बी बढ़ता है। ये याद रखना, थ्योरी क्वेश्चन में आ जाता है, थ्योरी क्वेश्चन में। अब देखो ये आर्मेचर का फ्लक्स था और ये फील्ड का फ्लक्स था। फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर जो एक्सिस आती है उसे कहते हैं GNA, जो फील्ड के परपेंडिकुलर आए, और जो रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर आती है उसे कहते हैं MNA। MNA का सिग्निफिकेंस क्या होता है, MNA पे जो कंडक्टर लाई करता है उसमें EMF आता है 0। क्यों आता है 0? आपको मैंने बताया EMF आता है V क्रॉस B से। अगर किसी कंडक्टर की वेलोसिटी B के पैरेलल आ जाए, B के पैरेलल आ जाए तो EMF 0 हो जाएगा, EMF 0 हो जाएगा। तो यानी MNA वो एक्सिस है जिस पे रखा हुआ कंडक्टर की वेलोसिटी B के पैरेलल आती है। ध्यान से समझना, यहां जो कंडक्टर रखा है उसकी वेलोसिटी देखो फाई के पैरेलल आ रही है ना, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल आ गए तो EMF क्या हो गया, 0। तो MNA is the axis perpendicular to the resultant flux and the coil kept at MNA has 0 EMF. Why? Because velocity and the magnetic flux are parallel to each other, are parallel to each other. अब देखो आर्मेचर रिएक्शन की ग्राफिकल पिक्चर ऐसे भी दिखाई जाती है,
ये जो फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी है ये किसकी है? फील्ड वाइंडिंग की। ये किसकी है? फील्ड वाइंडिंग की। आर्मेचर का एमएमएफ, आर्मेचर का एमएमएफ कहां कैसा है? ट्रायंगुलर। ये ध्यान रखना, आर्मेचर एमएमएफ इज ट्रायंगुलर, ठीक है। और आर्मेचर की फ्लक्स डेंसिटी होती है सैडल शेप्ड। ये कैसी होती है? दिस इज सैडल शेप्ड, ठीक है, सैडल शेप्ड। अब आर्मेचर, आर्मेचर की फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी अगर ऐड कर ली जाए तो मिलती है रिजल्टेंट, तो मिलती है रिजल्टेंट। और ये देखो, ये रिजल्टेंट आड़ी टेढ़ी है ना, ये देखो दिख रही है, गड़बड़ घोटाला हो गया यहां, ये दिख रहा है। मैंने यही बोला था, आपका आर्मेचर फ्लक्स वेवफॉर्म बिगाड़ देता है, वेवफॉर्म बिगाड़ देता है मेरे भाई। तो यहां वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट हो गई है। अब ये जहां जीरो है उसे कहते हो MNA, उसे कहते हो MNA, और जो ये जहां जीरो है उसे कहते हो GNA। जहां फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स डेंसिटी जीरो है दैट इज GNA, जहां रिजल्टेंट जीरो है दैट इज MNA, MNA, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है ट्रायंगुलर ही क्यों लेते हैं? ट्रायंगुलर ही क्यों लेते हैं? ट्रायंगुलर क्यों लेते हैं मेरे भाई? अगर इसका डेरिवेशन देखना है तो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर रेफर करना, वहां मैंने पूरा बताया ट्रायंगुलर कैसे आता है। एम्पियर्स लॉ लगा के आता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं आता है। वी हैव टू अप्लाई एम्पियर्स लॉ, H.dl इक्वल टू करंट एनक्लोज, फिर H इंटू L I के प्रोपोर्शनल आ जाता है, जिस वजह से लीनियर आता है, ठीक है। अब देखो, अगर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई तो आयरन लॉस बढ़ेंगे, आयरन लॉस बढ़ेंगे। ब्रशेस, ब्रशेस को दिखाते, देखो ब्रश हमेशा एक बात याद रखना, पोल्स के नीचे होते हैं। दिखा भले ही GNA पे दो, MNA पे दो, लेकिन होते कहां हैं? पोल्स के नीचे होते हैं। तो बट हम दिखाते कहां हैं? GNA पे। ब्रशेस आर ऑलवेज अंडर पोल्स बट द कॉइल गेटिंग शॉर्टेड लाइज एट GNA, सो द ब्रशेस आर प्लेस्ड अलोंग GNA। ब्रश होता पोल के नीचे है, लेकिन ब्रश जिस कॉइल को शॉर्ट सर्किट करता है वो कॉइल होती है GNA पे, तो ब्रश को भी कहां दिखा देते हैं? GNA पे। बात ध्यान रखना, फिर से दोहरा रहा हूं, ब्रश इज ऑलवेज अंडर द पोल बट द कॉइल गेटिंग शॉर्टेड लाइज एट GNA, सो ब्रशेस आर शोड अलोंग GNA, ठीक है, GNA। अब देखो, ब्रशेस को GNA पे दिखाते हैं तो मेरे भाई आपका EMF जीरो किस पे है? MNA पे। ध्यान से समझना, मैंने बताया था ना MNA पे EMF जीरो है, लेकिन शॉर्टिंग कहां हो रही है? GNA पे। GNA पे EMF तो जीरो नहीं है। बिना जीरो EMF के अगर आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे हाई करंट आएगा, बनेगी स्पार्किंग। दोबारा समझना, जीरो EMF कहां आ रहा है? MNA पे। GNA पे तो नहीं आ रहा, लेकिन शॉर्टिंग कहां आ रही है? GNA पे। अगर आप एक फाइनाइट वोल्टेज को शॉर्ट कर दोगे तो स्पार्किंग तो बनेगी। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से स्पार्किंग भी आती है, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को घटाता है। आप कहोगे सर कैसे? अभी तो आपने बोला एक जगह B बढ़ता है, एक जगह B घटता है, तो घटा कैसे? ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने बोला था एक जगह B बढ़ता है, एक जगह घटता है, तो घटा कैसे? क्योंकि बढ़ते टाइम कर जाता है सैचुरेट। यानी देखो 10 बढ़ाना था और 10 गिराना था, तो 10 बढ़ नहीं सकता सैचुरेशन के कारण, लेकिन गिरेगा 10 ही। तो बढ़ेगा मान लो 5 और गिरा 10, तो नेट तो रिडक्शन आया ना मेरे भाई। सोच के देखो, बढ़ते बढ़ते कर गया सैचुरेट, तो पूरा नहीं बढ़ पाया, लेकिन घटने में कोई सैचुरेशन होता नहीं, तो घट तो गया तरीके से, घट तो बढ़िया तरीके से गया, बढ़ा लेकिन कम। अब जब कम बढ़ा है तो आप क्या कहोगे? नेट देयर इज रिडक्शन, नेट देयर इज रिडक्शन। अगेन मैं बता रहा हूं राजा मेरे भाई, अगर इतना डिटेल में जानना है शॉर्टिंग कैसे आती है, क्यों आती है, कॉइल्स का कनेक्शन कैसे होता है, तो प्लीज आप एक बार कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखो मशीन का, अगर आपके पास टाइम है 2022 तक। अगर 2021 में देना है तो इतनी डिटेलिंग में हम क्रैश कोर्स में नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब देखो, अगर फ्लक्स घट गया और आपको फ्लक्स बढ़ाना है तो आपको फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। If you want to increase the flux, you have to increase the turns of the field winding, जिससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो कितना नुकसान हो गया? वेवफॉर्म चेंज करने से स्पार्किंग आ गई, ठीक है।
फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ, आपका आयरन लॉस बढ़ गया, और नेट रिडक्शन से क्या हुआ, टर्न्स बढ़ाने की नौबत आ गई। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को आप रिलक्टेंस बढ़ा दो। आर्मेचर रिएक्शन क्या है, आर्मेचर का फ्लक्स है, उसके रास्ते की रिलक्टेंस बढ़ा दोगे तो आर्मेचर रिएक्शन घट जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन घट जाएगा। उसके लिए या तो आप शैम्फर्ड पोल यूज कर सकते हो। तो अगर आप कोई आपसे ये पूछे कि डीसी मशीन में शैम्फर्ड क्यों यूज करें, कोई अगर आपसे ये पूछे डीसी मशीन में शैम्फर्ड क्यों यूज करें, तो आप बोलोगे टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। ये मत बोल देना साइनोसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, क्योंकि डीसी मशीन में चाहिए क्या, फ्लैट टॉप्ड, लेकिन यहां पे क्या है, शैम्फर्ड पोल। तो इसका यूज क्यों कर रहे हैं, टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है भाई। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि पोल्स के अंदर होल कर दिए जाएं, पोल्स के अंदर होल कर दिए जाएं तो भी आर्मेचर रिएक्शन का रिलक्टेंस बढ़ जाता है और आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है अगर पोल्स के अंदर होल करोगे। या फिर जैसा मैंने यहां पे बताया भी था, मेन फील्ड का फ्लक्स बढ़ा दो, मेन फील्ड का फ्लक्स बढ़ा दो मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के। एक और होता है ब्रश शिफ्टिंग, लेकिन ये सब चीजें अगली क्लास में करेंगे। ब्रश शिफ्टिंग, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल, ये सब अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, और साथ साथ अगली क्लास के अंदर हम न्यूमेरिकल पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.